लो, ये ले लो, ये ले लो। तो हमारे यहाँ से हवाई जहाज भर भर के सब्जियां जाती हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, बम्बई एयरपोर्ट पर, हैदराबाद एयरपोर्ट पर, चेन्नई एयरपोर्ट पर, बेंगलोर, भारत के 5 बड़े एयरपोर्ट पर सवेरे 4 बजे आप चले जाए, 3 बजे से 4 बजे के बीच में जहाज भर भर के माल जाता है। पालक जा रहा है, मेथी जा रही है, पत्ता गोभी जा रहा है, गाजर जा रहा है, मूली जा रहा है, जो कुछ हमारे पास है वो सब जाता है, वहां मिलता है। अब वहां की व्यवस्था कैसी है आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो बहुत विकसित देश है ना अमेरिका, जो सबसे आगे है दुनिया में, हमारे यहां से जो सब्जी वहां पहुंच गई उसको पहुंचने में 18 घंटे लगता है। नॉन स्टॉप फ्लाइट है, दिल्ली से जाए या चेन्नई से जाए, 18 घंटे में सब्जी तो वहां एयरपोर्ट पर उतर जाती है, लेकिन वही सब्जी आदमी के पास तक पहुंचने में 3 महीने लग जाते हैं। एयरपोर्ट पे तो 18 घंटे में उतर गई, जहाज अनलोड हो गया, विदिन 18 आवर्स पहुंच गई और उतर गई। लेकिन उतरने के बाद फिर वो जिन कंपनियों में जाती है वहां उसकी पैकिंग होती है, फिर ये होता है, फिर फलाना। मैंने एक एवरेज निकाला था कि भारत से जो सब्जी आज सवेरे निकली कल वहां सवेरे पहुंच गई, उसको मनुष्य के हाथ तक पहुंचने में लगभग 45 दिन से 60 दिन, कम से कम, अधिक से अधिक 90 दिन लग जाए। अब आप जरा सोचो, जब सब्जी को उन्हें 45 दिन टिकाना पड़ जाए तो कैसे टिकाएंगे? फ्रिज में ही रखना पड़ेगा ना, तो वो तो मजबूरी है उनकी, ताजा मिल नहीं पाती इसलिए रखते हैं। और वहां सब्जियां ऐसे नहीं बिकती जैसे हमारे यहाँ चेन्नई में मिंट स्ट्रीट पे लोग लाइन के लाइन बैठे हैं लगा के। वहां सब्जी लेने के लिए 200 किलोमीटर कार चला के जाना पड़ता है, तब सब्जी मिलती है। यहां की तरफ थोड़ी घर से निकले और बिल्कुल नीचे सब्जी तैयार। कल मैं प्रकाश भाई के घर गया, इनके घर के नीचे ही सब्जी मिल रही, कितने सुखी हैं, ऊपर से उतरे सब्जी ले ली। अगर आप वॉशिंगटन में रहते प्रकाश भाई तो आपको आधा किलो टमाटर खरीदने के लिए 200 मील कार चला के जाना पड़ता, 200 मील वापस आना पड़ता। टमाटर से ज्यादा आपका पेट्रोल लग जाता उसमें कार चला। वहां सब्जियां ऐसे नहीं मिलती कि जमीन पर बैठ गए कहीं भी सड़क पर बैठ ही नहीं सकते। क्यों? 6 महीने तो बर्फ, बैठे कहां? 8 महीने बर्फ, बैठेंगे कहां सड़क पे? तो वहां सब्जी मिलेगी डिपार्टमेंटल स्टोर में। अब डिपार्टमेंटल स्टोर से जो सब्जी आपके पास आएगी उसमें कम से कम 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने लग गया, तो फ्रिज में रखना उनकी मजबूरी है। बहुत अच्छे जो डिपार्टमेंटल स्टोर माने जाते हैं यूरोप और अमेरिका में, वो सब्जी को 15 से 20 दिन में उपलब्ध कराने की बात करते हैं कि हमारी सब्जी 15 दिन पहले की है या 20 दिन पहले की। बहुत एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट। अब आपके यहां कितनी एफिशिएंसी है? अभी खेत से टूटी और 2 घंटे बाद चेन्नई में उपलब्ध। आप बहुत सुखी हैं, अपना सुख हमको दिखाई नहीं देता है, हमको लगता अमेरिका वाले सुखी हैं। जब वहां जाके रहना शुरू करते तो पता चलता है कि क्या समस्या है। आपको सब्जी ताजा मिलती है, घर के नीचे मिलती है, उनको सब्जी 15-20 दिन से लेके 45-50 दिन पुरानी मिलती है। आपको दूध मिलता है, वो घर में आके ले जाता है, मालूम? घर में आएगा वाला डब्बा लेके दूध लेके जाएगा, कितना सुख है। अमेरिका में आधा लीटर भी दूध लेना हो तो 100-150 मील गाड़ी चला के जाना पड़ेगा, फिर 100-150 मील वापस आना पड़ेगा। आधा लीटर भी दूध लेना, आधा लीटर, वहां जाइए गाड़ी चला के वापस आए, और वो दूध भी ले मिलेगा तो 3 महीने पुराना आपको मिल रहा है, एकदम ताजा। वहां हर चीज पुरानी है, दूध मिले तो, आटा मिले तो, सब्जी मिले तो, तेल मिले तो, ताजा कुछ नहीं मिलता क्योंकि उनके पास है नहीं। जहां चीज होती नहीं है वहां उपलब्धता नहीं होती, दूसरों से लाने में ये सब समस्याएं होती हैं। वहां भगवान ने कुछ दिया ही नहीं होने के लिए। मैं कई बार विदेशियों से बातें करता हूं, मैं चर्चा करता हूं, उनसे पूछता हूं तुम्हारे देश में क्या होता है, यूरोप वालों से पूछो क्या होता है, तो पूछते हैं बोलो क्या होता है। मैं पूछता हूं गन्ना होता है, कहते नहीं होता। टमाटर होता है, नहीं होता। गाजर होती है, नहीं होती। मूली होती है, नहीं होती।
भिंडी होती है नहीं होता, पालक होता है नहीं होता, मेथी होता है नहीं होता, कुछ नहीं होता। दो ही चीजें होती है, बटाटा और कांदा। एक बार एक लंबी ऐसी चर्चा चल रही थी तो मैं पूछता जा रहा था, गन्ना होता है, संतरा होता है, मौसमी होती है, अंगूर होता है, आम होता है, केला होता है, तो वो कहने लगे मीठी चीज कोई नहीं होती। अब आगे पूछिए तो मैंने कहा करेला होता है, करेला करेला तो मीठा नहीं है, पालक तो मीठा नहीं है, मेथी तो मीठी नहीं है, तुरंत का हरे पत्ते की कोई चीज नहीं होती। अब आगे पूछिए तो मैं पूछा होता क्या है आपके, तो कहते दो चीज होती है, एक प्याज होती है, ओनियन, कांदा, और एक आलू होता है, बटाटा, बस। तो आलू में प्याज मिला के खा लो या प्याज में आलू मिला के खा लो, हमारी यही जिंदगी है। तो वहां जो सैंडविच बनती है ना, जिस सैंडविच को विचित्र विचित्र नाम उन्होंने दे रखा है, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, विचित्र विचित्र नामों से वो जो सैंडविच बना के बेचते हैं उनमें कुछ नहीं है, या तो आलू है या तो प्याज भरी हुई है और कुछ नहीं, चीज है, थोड़ा बहुत मक्खन मक्खन लगा देते हैं। तो वो तो मजबूरी वाले लोग हैं, बेचारे बहुत दुखी, बहुत गरीब, जिनको भगवान ने घास का तिनका नहीं दिया उड़ने का, उनकी गरीबी की कल्पना करिए। आप बोलेंगे जी बहुत अमीर है क्योंकि डॉलर ज्यादा, डॉलर से क्या होता है, वो तो कागज का टुकड़ा है। डॉलर से क्या होता है, वो तो कागज का टुकड़ा है, उसका कोई एक्सचेंज रेट है, इसलिए उसके बदले में आप कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए सारी दुनिया में कल को डॉलर 0 हो जाए, क्या करेंगे हम? तो ये है कि वस्तुओं का एक्सचेंज कर लेंगे। मान लो रुपया कल को 0 हो जाए, हमारा रुपया बेकार, मान लो थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, तो मेरे पास गेहूं पैदा हो रहा है, आपके पास चावल हो रहा है, मैं चावल ले लूंगा, गेहूं ले लूंगा, या गेहूं ले लूंगा, चावल ले लूंगा। वो क्या करेंगे, उनका तो डॉलर 0 हो गया, है ही नहीं उनके पास कुछ एक्सचेंज करने के लिए। इसलिए ये इतने चालाक लोग हैं दुनिया में, अमेरिका और यूरोप वाले, कि इन्होंने डॉलर का एक्सचेंज रेट ऐसा फिक्स किया हुआ है कि सारी दुनिया में कभी भी डॉलर 0 ना होने पाए। उसी के लिए वो मारामारी करते रहते हैं। आजकल जो मारामारी चल रही है वो यही चल रही है। हम थोड़े भोले भाले सीधे साधे हैं, हमको समझते ही नहीं है कि अपने पास वेल्थ क्या है, संपत्ति क्या है। इतनी वेल्थ इस देश में है और हमारे पड़ोसी देशों में है। एक एक गांव में आप चले जाओ, भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडोनेशिया, श्रीलंका, वहां एक एक गांव में हजारों चीजें होती है, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, पालक, मेथी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, हजारों चीजें जिनको खा के हम हमारा जीवन ही नहीं चला सकते, सैकड़ों पीढ़ियां हमारी गुजार सकते हैं। और वहां कुछ नहीं होता सिवाय डॉलर के या यूरो के। तो गरीब तो वो है, हम नहीं है। हमारे पास वेल्थ है, लिक्विडिटी शायद कम है, इस बात को समझिए। उनके पास वेल्थ नहीं है, लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी हमारे पास कम है क्योंकि वस्तुएं बहुत है ना, तो लिक्विडिटी की ज्यादा की जरूरत नहीं है। और 50 साल पहले तक तो सभी वस्तुओं के एक दूसरे के साथ एक्सचेंज से ही हमारा काम चल जाता था, इसलिए लिक्विडिटी की जरूरत नहीं थी हमें, इसलिए हमने लिक्विडिटी बनाई नहीं है। उनके पास एक्सचेंज करने को कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने सिर्फ लिक्विडिटी बनाई है। प्रिंटिंग प्रेस में डॉलर छापते रहते हैं, हम खेतों में गेहूं पैदा करते हैं, उसमें से वेल्थ जनरेट होती है। जो संपत्ति का निर्माण होता है वो खेत से होता है। हम एक दाना डालते हैं, उसमें से 100 दाने निकलते हैं, ये संपत्ति है। रुपया संपत्ति नहीं है, डॉलर संपत्ति नहीं है, वो तो कागज का टुकड़ा है। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए माध्यम के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो हम कितने श्रीमंत देश के लोग हैं, कितने वेल्दी हैं, ये हमें अंदाजा नहीं है। क्योंकि हम सवेरे से शाम तक जो सुनते रहते हैं वो ये भारत गरीब देश है, भारत भूखमरों का देश है, भारत बेरोजगारों का देश है। हम सुनते ही नहीं है, बोलते भी है हमारा देश बहुत गरीब है, बहुत भूखमरा है। अपने देश में हमसे भी ज्यादा गरीब वो हैं जो दूध पी रहे हैं 45 दिन पुराना, जहां कोई दूध या घर तक दूध देने नहीं आता, जाना पड़ता है कार चला के, और उसके लिए 7 दिन इंतजार करना पड़ता है।
दूध लाने के लिए 7 दिन। क्यों? सोमवार को ला नहीं सकते, मंगल को ला नहीं सकते, बुध को ला नहीं सकते, काम पे जाना है और काम पे सवेरे 5 बजे निकलना पड़ता है। 7 बजे फैक्ट्री में हाजिर होना है, 5 बजे निकलना पड़ेगा। क्यों? फैक्ट्री घर से दूर है, फैक्ट्री घर से कम 100 मील की दूरी पर है, तो घर 5 बजे छोड़ना, 5 बजे घर छोड़ना, 7 बजे फैक्ट्री में पहुंचना, शाम 7 बजे तक काम करना, 9 बजे घर पे आना। दूध कब लाएगा? न सोमवार को न मंगल को। तो सोम से शुक्र तक तो इसी में बैल बना रहता है, 7 से शाम 7। यहां कितना सुख है, कभी भी खाली वाली दुकान छोड़ के दूध ला सकते हैं। सोचिए ना कितना सुख है। कभी भी हम कोई काम छोड़ के सब्जी ला सकते हैं, कुछ करके। वहां तो सवाल ही नहीं उठता। सोमवार से शुक्रवार को सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। फिर शुक्रवार आधे दिन के बाद छुट्टी होती है तो लोग पागलों की तरह से भागते हैं। कोई टमाटर खरीदते हैं, कोई आलू खरीदते हैं, कोई दूध खरीदते हैं, और 1 हफ्ते का लाना पड़ेगा क्योंकि अगले 7 दिन काम नहीं, मने जाने का मौका नहीं। तो 1-1 हफ्ते का लाके इकट्ठा दूध रखते हैं, उसी को घोल घोल के पीते रहते हैं। ताजा दूध उनके नसीब में नहीं है, ताजी सब्जियां उनके नसीब में नहीं है। आपको ये सब नसीब है ताजा ताजा, तो क्यों फ्रिज लाया आपने घर में? जब सब्जी ताजा मिल रही है, दूध ताजा मिल रहा है, सब कुछ ताजा मिल रहा है, तो ला के फ्रिज में भर के रख के उसको बासी बना के खाना, मूर्खों के मूर्ख होना। अभी हम लोग क्या करते हैं? फ्रिज ले आया तो शान आ गई घर में, अब इसको भर के रखना है तो 7 दिन की सब्जी लाके भर के रखो, 8 दिन की लाके भर के रखो, और ऊपर से प्लास्टिक में भर के रखो, पॉलीथिन में भर के रखो। ये पॉलीथिन तो और सत्यानाशी। तो हम फ्रिज में भर भर के रखते हैं 7-7 दिन की सब्जियां इकट्ठी लाते, जो घर के सामने रोज मिल रही, ताजा मिल रही। अब क्यों कर रहे हैं ये सब? जब मैं बहुत धीरे धीरे ये बातें पूछता हूं तो कहते हैं फ्रिज का कुछ तो करना है। माने हम फ्रिज को नहीं चलाते, फ्रिज हमें चला रहा है। मशीन हमने खरीदी है, वो हमें चला रही है, हम नहीं चला रहे मशीन। तो आप फ्रिज में लाकर सब्जियां भरकर रखना बंद करिए, क्योंकि ताजा सब्जी हमारे यहाँ मिल रही है। फ्रिज में पानी रखना तो मैंने बोला बंद ही करना है, क्योंकि ठंडा पानी पीने के लिए आपके शरीर की हैसियत नहीं है। पीना नहीं है ऐसा नहीं है, शरीर की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, शरीर की हैसियत से काम करिए। तो फिर क्या बचा फ्रिज में रखने के लिए? तो आप कहेंगे कि आइसक्रीम खाना नहीं, क्योंकि अनुकूल नहीं, कुल्फी काम की नहीं, हमारे ठंडी चीज कोई हमारे काम की नहीं, क्योंकि शरीर गर्म है। तो फिर है किस काम का ये? तो हटा दीजिए, हटा दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्या करें? बहुत लोगों के दिल में दर्द है कि भाई कैसे हटा दें, 8-10 हजार का खर्चा हो गया, 12-15 हजार का खर्चा हो गया। तो खर्चे को ध्यान में रखिए, अगर दर्द हो रहा है तो इसको धीरे धीरे कम कर दीजिए, इसका इस्तेमाल कम कर दीजिए। इस्तेमाल कम कैसे करेंगे? थोड़े दिन सब्जी रखना बंद कर दीजिए, थोड़े दिन दूध रखना बंद कर दीजिए, दाल चावल रखना बंद कर दीजिए, धीरे धीरे कम करते जाइए, पानी रखना बंद कर दीजिए। 2-4 महीने में उसमें बहुत सारी चीजें जब आप नहीं रखेंगे, उसको खड़ा रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए। जब वस्तुओं का उपयोग खत्म हो जाता है वो अपने आप घर के बाहर चली जाती है। एक साथ तो नहीं डालेंगे आप बाहर, तो मैं जानता हूं, क्योंकि हम जो है ना कचरे को पकड़ के बैठने वाले लोग हैं। हमारे घरों में, मैं बहुत बार घरों में जाता हूं, इतने सारे डब्बियां, टिन, टपरे पड़े रहते हैं, भरे रहते हैं, इस्तेमाल नहीं होते, फिर भी भर के रखते हैं। क्या पता नहीं कब इस्तेमाल हो, पता नहीं कब इस्तेमाल होता कभी नहीं। जब दिवाली आती है तो उसको साफ सफाई करके थोड़ा स्थान बनाते, फिर अगली दिवाली तक कचरा करके इकट्ठा करते। ज्यादातर रसोई घरों में मैंने देखा है इतने डिब्बियां बिना काम के पड़े हैं, कहीं टाट में, कहीं स्टोर रूम में। ये फ्रिज भी वैसा ही है। धीरे धीरे आपको इसका रियलाइजेशन हो जाएगा। जब आप उसका उपयोग कम कर देंगे, अपने आप आपके जीवन से वो चुपचाप निकल जाएगा। मेरी एक विनती है, जो ले आया है दोबारा मत लाना, जो नहीं लाया है तो बहुत सुखी आदमी है कि आपके घर में फ्रिज नहीं।
बहुत सुखी है कि माइक्रोवेव ओवन मिल जाए, ले आया है तो उपयोग बंद करो, धीरे धीरे उसको कचरे की तरफ जाने दो, आगे दोबारा मत लाना, फालतू पैसे खर्च मत करना, क्योंकि हमारी जीवन शैली में वो कहीं फिट नहीं बैठता, हमारी जीवन शैली में फिट नहीं बैठता। कम से कम चेन्नई के बारे में मैं आश्वस्त हूं कि हर गली में एक नहीं 10-10 सब्जी वाले लाइन लगा के बैठे हों, ताजा लाते हों, वहां पर अब एक हफ्ते की सब्जी खरीद के रखें, ये तो मूर्खता है। गांव से रोज ताजी सब्जी चेन्नई में आ रही हो, गांव में रोज ताजी सब्जी पैदा हो रही हो, वहां तो ये काम की चीज है। हाँ, इस फ्रिज को और माइक्रोवेव ओवन को साथ बांध के ले जाइए, अमेरिका में बस जाइए, वहां ये काम नहीं। अमेरिका बस जाए, आप जर्मनी में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, ये मुल्क छोड़ दें, ये देश छोड़, वहां आपके ये बहुत काम आएगा, साथ में लेके जाइए, बहुत काम आएगा। यहां ये किसी काम का नहीं। तो विरुद्ध आहार की जो चर्चा शुरू हुई, उसमें ये छोटी छोटी कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की है कि सिर्फ दूध और दही साथ में ही नहीं खाना है, फ्रिज की वस्तुएं भी कम से कम उपयोग में लानी है या नहीं खानी है। इसी तरह से दही में नमक नहीं डालना है, कौन सा? समुद्र वाला। दही में नमक खाना है तो सेंधा, नहीं तो काला। दूध के साथ नमक की कोई वस्तु नहीं खानी है जब तक नमक समुद्री हो। अगर नमक सेंधा है, काला है, तो दूध के साथ वो वस्तु खाई जा सकती है। खट्टी चीजें और दूध साथ में नहीं लेना है, क्योंकि खट्टी चीजें एसिडिक हैं और दूध क्षारीय है, क्षार और अम्ल साथ में बाहर नहीं लेना। उड़द की दाल के साथ जिंदगी में कभी भी दही नहीं खाना है। बाकी दालों के साथ दही खाना है तो हल्का गर्म करके, गुनगुना करके, नहीं तो बघार देकर, दही की तासीर बदलकर उसको खाना है। दही गर्म करना आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बर्तन को गर्म कर दीजिए, दही डाल दीजिए, तुरंत 1 मिनट में गर्म हो गया। ऐसे नहीं, बर्तन में दही डालकर गर्म करने को मत रखिए, बर्तन गर्म करिए, दही डाल दीजिए, उठा लीजिए। बघार लगा के दही की तासीर बदलेगी, बघार लगाने से मट्ठा छाछ की भी तासीर बदलती है, तो उस तरह से उसका उपयोग करना। कटहल की सब्जी कभी भी हो तो दूध उसके साथ नहीं लेना है। दूध की कोई वस्तु भोजन में है तो दही की कोई भी वस्तु भोजन में साथ नहीं लेनी है। ऐसी मोटी मोटी कुछ बातें। और वैसे तो आप उपयोग करते नहीं होंगे, लेकिन अगर करते हैं तो जानकारी के लिए बता दूं, शहद और घी कभी भी साथ में नहीं लेना, विरुद्ध है। शहद और घी, या तो घी खाइए या तो शहद खाइए। शहद और घी खाना है तो दोनों के बीच 1-1.5 घंटे का अंतर रखिए, कम से कम 2 घंटे का रखें तो और भी अच्छा है। तो ऐसे एक लंबी लिस्ट है, किसके साथ क्या, किसके साथ क्या। अब पूरी मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि समय बहुत जाएगा, वो लिस्ट पूरी जाननी है, समझनी है तो बाहर पुस्तकें हैं, अष्टांग हृदयम है, भागवत जी का पहला भाग, तीसरा भाग, उसके अलावा चिकित्सा की पुस्तकें हैं 3-4, उसमें आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग सूत्रों में अलग अलग माहिती है। तो विरुद्ध वस्तुओं के बारे में इतनी बात मैं कह रहा हूं। अब थोड़ा आगे बढ़ें और एक नए सूत्र की बात करें। हमारे भोजन के बाद की व्यवस्था में भोजन कैसे खाना मैंने बता दिया, चबा चबा के खाना। भोजन कैसे खाना मैंने ये भी बता दिया, जमीन पर बैठ के खाना, कभी भी खड़े होकर नहीं खाना। और चबा चबा के खाना और बैठ के खाना, ये 2 बड़े सूत्र हैं भोजन के। तीसरा बड़ा सूत्र मैंने बता दिया, भोजन को पकाना है तो बर्तन खुला हुआ हो, चारों तरफ से बंद ना हो, प्रेशर कुकर कम से कम इस्तेमाल करना है। चौथा सूत्र मैंने बता दिया कि कभी भी भोजन करें तो चित्त शांत होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। और एक सूत्र बताया था कि भोजन दोपहर को करें तो तुरंत आराम करना है, रात को करें तो 2 घंटे बाद आराम करना है। ऐसे भोजन के सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं, हम आराम करने के कुछ सूत्र जानते हैं। आराम करना, विश्राम करना, उसके बारे में पहला सूत्र है। कभी भी विश्राम करना हो आपको, भोजन के बाद दोपहर को करना हो या रात्रि को करना हो, तो विश्रांति की स्थिति में आपका सिर अधिक से अधिक समय सूर्य की दिशा में हो, माने पूर्व की दिशा में हो। और कोई मजबूरी हो तो दक्षिण में, तो पूर्व और दक्षिण में ही सिर करके सोना। पूर्व और दक्षिण में ही सिर करके सोना। कारण उसका स्पष्ट है,
पूर्व की दिशा मानी जाती है कि वो न्यूट्रल है, उनका प्रभाव सबसे ज्यादा है। उत्तर और दक्षिण, पूर्व में सबसे कम है, पश्चिम में है लेकिन मध्यम है। तो जिस दिशा में गुरुत्व बल का प्रभाव सबसे कम हो वो दिशा सबसे अच्छी है आराम करने की। इसलिए पूर्व दिशा में सिर करके आराम करना सबसे अच्छा है। तो आज से आपके बेड की पोजीशन आप चेंज करो। और दक्षिण की दिशा में मजबूरी में आप कर सकते हैं। मजबूरी क्या है? एक विशेष सूत्र कहा गया, वो ये कि अगर आप पति पत्नी के साथ जीवन बिता रहे, माने गृहस्थ जीवन आप बिता रहे, तो आप दक्षिण की दिशा में भी सिर करके आराम कर सकते हैं। लेकिन अकेला जीवन बिता रहे हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन बिता रहे हैं, तो हमेशा पूर्व की दिशा में ही सिर करके आराम करें, ताकि कोई भी गुरुत्व बल का प्रभाव आपके शरीर पर ज्यादा ना हो। सोने के लिए ये विशेष सूत्र का ध्यान रखें। एक बात जो मैं कहना भूल गया बीच में, वो ये माताओं से विशेष निवेदन है, भोजन के ही बारे में एक सूत्र है कि भोजन को पकाते समय हमेशा आप जो भोजन को पकाने वाले वो बैठकर भोजन पकाएं। आपके स्वास्थ्य के लिए वो बहुत जरूरी है। आजकल हमारे घर में स्टैंडिंग किचन बनने लगे, स्टैंडिंग, खड़े खड़े हमको खाना बनाना पड़ता है। हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उस पर गैस वगैरह फिक्स कर दिया, अब हम खड़े होकर खाना बना रहे हैं। तो जो माताएं खड़े होकर खाना बना रहे हैं, 40-45 साल के बाद सबको घुटनों का दर्द होगा ही, कमर का दर्द होगा ही। और ना सिर्फ घुटने और कमर का दर्द होगा, बल्कि सबसे खराब बीमारी जो इस घुटने और कमर के दर्द के आसपास की है, वेरिकोज वेन्स, ये जरूर होगा। ये जो पिंडलियां हैं ना, इनकी नसें फूल जाएंगी और फूलते फूलते इतनी फूल जाएंगी कि बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। पिंडलियां इतनी मोटी मोटी हो जाएंगी। एक बीमारी होती है ना एलिफेंटाइटिस, पांव को मोटा होता जाना, हाथी का पांव होकर जाना। ये मैं पिछले 6 दिन से यहाँ चिकित्सा कर रहा हूं। कम से कम 6 दिन में 50 से ज्यादा माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, जो मुझे एक ही बीमारी के लिए दवाई देके गई है, और वो बीमारी है वेरिकोज वेन्स। और वेरिकोज वेन्स के बारे में आप जानते हैं, दुनिया का कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर ये आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास दवा नहीं। वेरिकोज वेन्स, वो वेरिकोज वेन्स की बीमारी में जो दर्द आया पांव में, उसको घटा सकता है, ठीक नहीं कर सकता। वेरिकोज वेन्स को ठीक होने के लिए या तो आयुर्वेद में दवा है या तो होम्योपैथी में। एलोपैथी में तो दवा ही है। तो आप ऐसी स्थिति में क्यों फंसना चाहती हैं कि आपको एक दिन ऐसा आ जाए कि आपकी कोई डॉक्टर दवा ही नहीं कर पाए। और ये ज्यादातर वेरिकोज वेन्स उन माताओं को है, उन बहनों को है जिन्होंने जिंदगी में 20 साल खड़े होकर खाना बनाया या 15 साल खड़े होकर खाना बनाया। 3 साल तक तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर की ऐसी इंटरनल व्यवस्था है। 3 साल तक कोई भी माँ, कोई भी बहन अगर खड़े होकर खाना बनाती है, उसको पता नहीं चलेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा, महसूस नहीं होगा कि मुझे पाँव में कोई तकलीफ हो रही है। उसके बाद शुरू हो जाएगी, पहले थोड़ी होगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर अंत में सूजन आना शुरू होगी, फिर नसें दिखना शुरू हो जाएंगी, पीली पीली एकदम नीली नीली नसें दिखाई देगी, खून उनमें से झलकता हुआ दिखेगा। फिर ये बीमारी कंट्रोल के बाहर होगी। फिर एक दिन ये बीमारी आपको वहां तक लेके जाएगी कि आप बिस्तर से हिल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, 2 कदम चलना आपको मुश्किल हो जाएगा। कल मैंने एक माताजी को देखा है, प्रकाश भाई के घर के बिल्कुल बगल में। कल मैंने एक माताजी को देखा, तो नाम उनका भूल गया। उनकी यही कंडीशन है, वो बिस्तर से उतरकर 3 कदम नहीं चल सकते। 3 कदम चलना उनको भारी है। गिरे चले तो फट से गिर जाती है, पांव एक दूसरे से लड़ते हैं। इस कंडीशन में आप क्यों आना चाहते हैं? और ये कंडीशन की शुरुआत होती है खड़े होकर खाना बनाने से। इसलिए
हमारे शास्त्र माने अष्टांग हृदय में और आयुर्वेद के दूसरे शास्त्रों में भी कहा गया है, भोजन बनाते समय बनाने वाले को बैठकर ही बनाना। और भोजन बनाते समय बनाने वाले को एक और बात कही गई है, खाली जमीन पे नहीं बैठना, एक लकड़ी का पाटा बना के उस पर बैठना, कुचालक वस्तु पर बैठना भोजन बनाते समय। कुचालक नीचे, लकड़ी कुचालक है, बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट की या एनर्जी की। तो लकड़ी का पाटा हो, प्लास्टिक का नहीं चलेगा, लकड़ी का पाटा हो, चौकी में आपकी रसोई में, उस पर आप बैठें, आराम से बैठें, इस स्थिति में बैठें और तब खाना बनाएं, तो वो सबसे अच्छा। और चूल्हा हमेशा नीचे रहे, आपके ऊपर का चूल्हा नीचे रहे। तो आपके रसोई घर की डिजाइन बदल दीजिए, उसका वो जो बीच का स्टेज है वो तोड़ दीजिए। तो आप बोलेंगे वास्तुशास्त्र वाले मना करते हैं। वास्तुशास्त्र वालों को शायद ये भी नहीं पता है कि भारतीय शास्त्रों में जमीन पर बैठकर ही भोजन बनाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र तो भारतीय ज्ञान है, विदेशी नहीं है। सारा वास्तु का ज्ञान भारत से निकला और हर रसोई घर के लिए वास्तु में कहा गया जमीन पे बैठ के बनाना, जमीन पे खाना, जमीन पे बनाना, भूमि पे बैठ के बनाना। तो माता इसका ध्यान रखें कि जमीन पे बैठ के ही खाना आपको बनाना है। अब इसमें कुछ भी तकलीफें आएंगी उनको ठीक करिए, माने उनको एडजस्ट करिए। जैसे आदत नहीं रही जमीन पर बैठ के बनाने की, ये तकलीफ आएगी, लेकिन 2-4-10 दिन में ये ठीक हो जाएगी। और माताओं के लिए विशेष एक जानकारी देना चाहता हूं, पुरुष भी इस बात को जाने तो और भी अच्छा होगा। माताओं को विशेष रूप से जानकारी देना चाहता हूं वो ये कि हर मां माने हर स्त्री मां है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हर स्त्री मां है, हो जाएगी, है नहीं तो हो जाएगी। माने उसको संतति आगे बढ़ानी है, भगवान ने शरीर उनका इसी के लिए बनाया है। तो जब आप मां बनेगी तो मां बनने की क्रिया में जो सबसे महत्व का स्थान है वो गर्भाशय। तो विज्ञान ये कहता है कि कोई भी स्त्री को मां बनने के समय में उसका गर्भाशय सबसे ज्यादा लचीला होना चाहिए। लचीला माने फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समय आने पर वो गर्भाशय बड़ा हो जाए और समय निकल जाने पर वापस छोटा होते होते इतना सा हो जाए। समय आने पर वो बहुत बड़ा हो जाए, इतना बड़ा जितना मेरा हाथ दिख रहा है, और समय निकल जाने पर वो वापस इतना सा हो जाए। ये है फ्लेक्सिबिलिटी। ये जरूरत पड़ती है। जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो गर्भाशय को एक्सपेंशन चाहिए और बच्चे का जन्म होते ही गर्भाशय वापस अपनी स्थिति में आना चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी हर मां के शरीर में होनी चाहिए। इस फ्लेक्सिबिलिटी को मां के शरीर में लाने की जो सबसे बड़ी आसन है, आसन तो आप जानते हैं, योग प्राणायाम आसन वगैरह, तो जो सबसे महत्व का आसन है मां के गर्भाशय में फ्लेक्सिबिलिटी लाने का, वो यही आसन है जिसमें मैं बैठा हूं। इसको कहते हैं सुखासन। सुखासन। इस सुखासन में कोई भी मां बैठ के देखे, कोई भी बहन बैठ के देखे, तो सबसे ज्यादा इस स्थिति में आपके पेट पर जो जोर होता है वो गर्भाशय के आसपास है। ये सबसे अच्छा आसन। तो आपको ज्यादा से ज्यादा दिन में बैठना हो, ज्यादा से ज्यादा, तो इस आसन में बैठना अच्छा है, क्योंकि आपका गर्भाशय फ्लेक्सिबल रखने में यह आसन सबसे ज्यादा मदद करता है। पुरुषों के लिए उकड़ू बैठना बहुत अच्छा माना गया है। उकड़ू बैठना, कभी भी खाली है तो उकड़ू बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। माताओं के लिए इस सुखासन में बैठना सबसे अच्छा। तो खाना बनाते समय, खाना खाते समय, जमीन पर बैठते समय, जो भी समय आप बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस आसन में बैठिए। और इस आसन में बैठने में सबसे ज्यादा सुख है, ध्यान रखिए, इसलिए इसका नाम सुखासन है। लेकिन किसी मां और बहन को इस आसन में बैठने पर दुख है तो जान लीजिए कोई गंभीर बीमारी है। इस आसन में बैठने में दुख है। कोई मां या बहन बोलेगी मेरे घुटने ऐसे मुड़ते ही नहीं, मैं कैसे बैठूं। कोई मां या बहन बोल सकती है मेरे पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, मैं बैठ ही नहीं सकती। तो अगर ये शिकायत आ रही है इस आसन में बैठने में,
तो समझिए कोई बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि इस आसन में ही सबसे ज्यादा सुख मिलता है बैठने में, इसलिए सुख